नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 2 क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब हम निबंध पर चलें उससे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को 27 मई 1894 ईस्वी को खैरागढ़ राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। हालांकि जब इनका जन्म हुआ था तब छत्तीसगढ़ नामक राज्य नहीं बना था और वह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इनके पिता का नाम था श्री पुन्नालाल बख्शी। पुन्नालाल बख्शी और ये खैरागढ़ के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पद्मलाल जी बचपन से ही पढ़ने के बड़े शौकीन रहे थे और इनके जमाने में देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित हिंदी के शुरुआती और अत्यंत लोकप्रिय तिलस्मी और एआरी उपन्यास चंद्रकांता, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसी का एक सीक्वल था चंद्रकांता संतति। इसका बड़ा नाम था। इसे पढ़ने के लिए स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। कई बार तो ये अपने हेडमास्टर द्वारा इसी बात के लिए पीटे भी गए। इनकी ठीक ठाक पिटाई हुई अपने हेडमास्टर, और हेडमास्टर साहब का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, जो आगे चलकर के मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी हुए आजादी के बाद। पद्मलाल बख्शी की प्राइमरी शिक्षा जो थी वह खैरागढ़ में ही हुई। 1911 ईस्वी में ये मैट्रिकुलेशन 10वीं की परीक्षा में बैठे और इनके जो हेडमास्टर थे जिनका नाम था गुलाम अली, ये इनके हेडमास्टर थे और इन्हीं के निर्देशन पर, इन्हीं के कहने पर पद्मलाल ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ा और फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 10वीं क्लास की परीक्षा में ये फेल हो गए थे। उसी वर्ष 1911 में इन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश किया, यानी साहित्य लिखने लगे। कहानियां, निबंध, कविताएं, जो भी लिखना था ये लिखने लगे। और 1912 में इन्होंने अगले वर्ष मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश किया। 1916 में ही इनकी नियुक्ति स्टेट हाई स्कूल राजनंदगांव में संस्कृत अध्यापक के रूप में हुई। तो 1916 में इन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। 1913 में ही लक्ष्मी देवी के साथ इनका विवाह हो गया था। 1916 में उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ साहित्य सेवा के क्षेत्र में आए और सरस्वती जो है उस जमाने की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उसमें लिखना प्रारंभ किया। इनका नाम द्विवेदी युग में, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और इनके नाम पर आधुनिक हिंदी में काल चलता है, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और पद्मलाल पुन्नालाल जी इसी द्विवेदी युग के एक प्रमुख साहित्यकार थे। यदि हम आगे बात करें तो 1911 में जबलपुर से निकलने वाली हितकारिणी में बख्शी जी की पहली कहानी तारिणी प्रकाशित हुई। पहली कहानी इन्होंने लिखी थी तारिणी। यह प्रकाशित हुई थी हितकारिणी में, जो जबलपुर से निकलती थी, और ये 1911 में। इन्होंने अपने जीवन में साहित्य लेखन की शुरुआत कविता से की थी, यानी ये पहले कवि थे। शुरू में 1916 से लेकर लगभग 1925 ईस्वी तक इनकी स्वच्छंदतावादी कविताएं, प्रकृति की फुटकर कविताएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं। बाद में शतदल नाम से इनका एक कविता संग्रह आया, शतदल, यह इनके कविता संग्रह का नाम था। इनकी जो वास्तविक ख्याति हुई वह आलोचक और निबंधकार के रूप में हुई। हालांकि ये शुरुआत तो कवि से होकर के किए थे, पर असल में ये आलोचक, जो रचनाओं की आलोचना करते हैं, और निबंधकार, जो निबंध लिखते हैं, इसके रूप में ये जाने गए। 1920 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती, जिसमें पहले इनकी रचनाएं छपती थीं, उसके सहायक संपादक के रूप में नियुक्त किए गए और एक वर्ष के भीतर ही 1921 में वह सरस्वती के प्रधान संपादक हो गए, जहां उन्होंने अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दिया 1925 ईस्वी में। 1925 से 1949 तक खैरागढ़ विक्टोरिया हाई स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक में नियुक्त रहे। याद कीजिएगा, पहले ये संस्कृत के शिक्षक रहे, फिर अंग्रेजी के शिक्षक रहे।
रचनाएं हिंदी में की। कांकेर एक जिला है, वहां पर भी उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया। यदि हम उनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो उसमें पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, ये सब निबंध संग्रह हैं। अश्रुदल, शतदल ये काव्य है। झलमला, त्रिवेणी ये कहानी के संग्रह हैं। विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य ये आलोचना के हैं। उन्होंने सरस्वती और छाया छाया पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। इनको लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका उत्तराधिकारी यानी इन्हीं के समान इनके बाद का लेखक मानते थे, साहित्यकार मानते थे। आगे बताया गया है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में आध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। यानी इनके निबंधों में आप भारत के कृषक और सामाजिक जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समाज सुधार इनकी रचनाओं का मुख्य तत्व रहा है। लोक जीवन कैसा है, अध्यात्म क्या है, इन सब पर इनकी लेखनी खूब चली है। इनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। यानी जब आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी रचनाओं में पाश्चात्य साहित्य, वेस्टर्न लिटरेचर और भारतीय साहित्य दोनों का मेल दिखता है। दोनों तरह की रचनाएं दिखाई देती हैं। सन 1971 में उनका निधन रायपुर के शासकीय डीके हॉस्पिटल में हो गया। तारीख थी 18 दिसंबर 1971 ईस्वी। आइए अब चलते हैं रचना की ओर और देखते हैं रचना के बारे में क्या लिखूं। निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। यानी इस निबंध में ही यह बताया गया है कि निबंध कैसे लिखा जाता है, किस तरह से उसकी रचना प्रक्रिया आगे बढ़ती है, या एक निबंध की रचना करने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक माने नाम से दो विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। यानी इनके पास इस निबंध में दो शीर्षक हैं जिस पर इन्हें निबंध लिखना है। पहला शीर्षक है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा है समाज सुधार। अब ये दो शीर्षक निबंध जब ये लेकर के लिखते हैं और इन पर निबंध लिखते हैं तो इस पाठ में इस बात पर चर्चा करते हैं कि इन दोनों निबंधों को लिखते हुए एक लेखक को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही बताया गया है कि निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। साथ ही इसमें यह बताया गया है कि जो निबंध की रचना प्रक्रिया है, निबंध कैसे लिखें, इस बारे में अलग अलग जो लेखक हैं, निबंध लेखक हैं, साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, उनके क्या क्या विचार हैं उसका भी जिक्र किया है। और साथ ही इस बात का भी इसमें जिक्र है कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे रोचक, सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है, या कौन सा वो सबसे आसान तरीका है जिसका पालन करके हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। अब कह रहे हैं कि इनको जो बात कहनी है उसके लिए साहित्य में और सांस्कृतिक रूप से जो भी संदर्भ, जो भी बातें पहले कही जा चुकी हैं उसका भी प्रयोग इन्होंने किया है और प्रभावपूर्ण प्रयोग किया है। आप देखेंगे कि वह विषय से जुड़ा हुआ है और ऐसा प्रयोग इन्होंने कर रखा है। इस निबंध की आत्मपरक शैली जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, यानी वह खुद बात कर रहा है। यदि ऐसा कोई निबंध है तो उस निबंध की शैली को आत्मपरक कहा जाता है, यानी खुद से बात करते हुए या स्वयं को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हुए पाठकों से संवाद करता हुआ दिखाया जाता है। और यह शैली जो है इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। यानी इस शैली की वजह से यह जो निबंध है लगता है कि यह बड़ा अपनेपन सा लग रहा है, लगता है कि हमसे कोई बात ही कर रहा है, इस तरह की भाव हमारे मन में आते हैं। तो आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं क्या लिखूं और देखते हैं कि इस पाठ में निबंध लेखन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, निबंध लिखने के कौन कौन से तरीके हैं
जिसका जिक्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने इस निबंध में किया हुआ है। इसे ध्यान से पढ़ने के बाद हम स्वयं सीख जाएंगे कि यदि हमें किसी विषय पर कोई निबंध लिखना हो तो हमें उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें उसे किस तरह से लिखना चाहिए। पाठ की शुरुआत होती है पाठ के शीर्षक से, जिसका नाम है क्या लिखूं, और इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। एक बड़े से क्वेश्चन मार्क से क्या लिखूं। लेखक कहते हैं मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा, ही निपात है, यानी छुट्टी नहीं मिलने वाली है, करना ही है और जरूरी है। अब लिखना पड़ेगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। यानी अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं जिनका नाम है A.G. गार्डिनर। उनका कहना है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, यानी मन स्थिति होती है जब हम कोई रचना करने बैठते हैं। अगर पहले से मन नहीं है तो फिर रचना करना कठिन काम है। आगे वे बताते हैं कि उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति माने उत्सुकता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। यानी गार्डिनर साहब का कहना है कि लिखने की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि अपने आप हमारे दिमाग में विषय आते हैं, अपने आप हमारे दिमाग में लिखने की इच्छा जगती है, हमारे हृदय में एक ऐसी स्फूर्ति आती है, ऐसी तीव्रता आती है कि हम लिखे बिना रह नहीं पाते, विचार अपने आप मन में आने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, यानी क्या विषय है इस पे कोई सोच विचार नहीं आता, जो विचार आ रहे हैं उसे लिखते जाओ, विषय कोई भी हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। यानी हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, कोई विषय हो, हम उसमें अपने मन के आवेग भर देते हैं। कहते हैं कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। इन्होंने निबंध की तुलना या लेखन की तुलना खूंटी से की है और विचारों की तुलना हैट से की है कि आपके पास विचार हैं, हैट है, तो आप उसको किसी भी विषय अर्थात किसी भी खूंटी पे टांग सकते हैं। अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, हैट का अर्थ विचार, खूंटी नहीं, विषय नहीं। इस तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। अब कह रहे हैं कि इस तरह जो मन के भाव हैं वही वास्तविक होते हैं। यथार्थ का अर्थ वास्तविक होता है, सच होता है, यानी जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वे ही सत्य हैं, वही आवश्यक हैं, विषय आवश्यक नहीं है। विषय कुछ भी हो सकता है। तो ये कथन है A.G. गार्डिनर का। सरल शब्दों में वे ये कहते हैं कि जब कोई लेखक लिखने पर प्रवृत्त होता है तो उसकी एक अलग मानसिक स्थिति होती है, यानी मानसिक स्थिति पहले बनती है, लेखन बाद में आता है। और जब मानसिक स्थिति बनती है तो उस समय मन में उमंग होता है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आ जाएगी, दिमाग में ऐसा आवेग, ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे कि आप उन्हें दबा नहीं पाएंगे और लेख लिखना ही पड़ेगा। कभी कभी आप लोगों के मन में भी आता होगा कुछ बातें, थोड़ी देर तक सोचते होंगे और नहीं लिखते होंगे तो भूल जाता होगा। तो ये A.G. गार्डिनर साहब का मानना है कि विचार हमारे मन में स्वयं से आते हैं, वह किसी विषय के अनुरूप बंधकर नहीं आते। और कहते हैं कि जब विचार आ जाए तो फिर उन्हें लिख देना चाहिए, विषय मायने नहीं रखता, विषय बाद में रख लिया जाएगा, पहले विचार तो उत्पन्न हो। तो कहते हैं कि वास्तविक लेखन यही है, क्योंकि विचार ही महत्वपूर्ण होता है, विचार ही सत्य होता है, जो आप सोचते हैं वही तो सच है, आगे चल करके उसको कोई नाम दे दीजिए। तो ये पहली बात हुई। अब लेखक कहते हैं कि गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, कि जो गार्डिनर साहब ने अभी ये कहा है, A.G. गार्डिनर ने, लेखक कहते हैं कि इस कथन की यथार्थता में, यानी इसकी सच्चाई में मुझे कोई संदेह नहीं है, वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। लेकिन आगे कहते हैं पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। उत्थित माने उग जाना, आ जाना, जन्म ले लेना। कहते हैं कि ठीक है, गार्डिनर साहब कह रहे हैं कि विचार मन में अपने आप आते हैं, लेकिन मैंने तो कभी महसूस नहीं किया। A.G. गार्डिनर साहब कहते हैं तो वो सच होगा, मैं उस पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है ये उन्हीं के लिए सच हो या उनके जैसे और कई सारे लोगों के लिए सच हो
पर मेरे लिए तो सच नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं किया, कभी अनुभव नहीं किया जिसमें हमारे मन में अपने आप विचार उत्पन्न हो जाते हो। अब कह रहे हैं कि तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है? मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूं। अब कह रहे हैं कि निबंध लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए मुझे सोचना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, दिमाग को धक्का लगाना पड़ता है कि नहीं अब सोचो इस विषय पर, क्योंकि लिखना है। पहले से विचार नहीं आते, पहले हमारे पास विषय आता है और उसके बाद फिर हम उस विषय पर सोचना शुरू करते हैं। यानी हमें बाहर से कोई न कोई उत्प्रेरक मिलता है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें अब लिखना है। हमारे मन में अपने आप से विचार नहीं आ सकते। और कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ, चिंता करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, तब जाकर के कहीं मैं एक निबंध लिख पाता हूँ। यानी लेखक की और एजी गार्डनर दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। एजी गार्डनर को पहले विचार मिलते हैं, फिर विषय मिलता है। लेखक को पहले विषय मिलता है, फिर उसको विचार पैदा करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है विचारों को सहेजने के लिए, उन्हें उत्पन्न करने के लिए, जानबूझ के उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि ऐसे तो मैं सामान्यतः जब मेरे पास वक्त होता है, जब मेरा लिखने का मन होता है, तब मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि मुझे विशेष तौर पर प्रयास करना पड़ेगा। परिश्रम जो है मुझे अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है कि कुछ भी टॉपिक चुन लिया जाए, कुछ भी विषय चुन लिया जाए और लिख दिया जाए। अब की बार विषय पूर्व निर्धारित है। मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। यानी ऐसा निबंध लिखना है जिसमें निबंध के सारे गुण हों। आदर्श निबंध का अर्थ कि निबंध के सारे गुण हों। कहते हैं कि नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। यानी दो बालिकाएं हैं और दोनों ने इन्हें दो अलग अलग विषय दे दिए कि इसी पर लिखना है। यानी विषय पहले से ही लेखक के सामने आ गया है, लेखक को प्राप्त हो गया है, और कह रहे हैं कि ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं। यानी पहले से ये कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, और कहते हैं कि उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि अब इस पर मुझे आदर्श एक अच्छा निबंध लिखना है, और लिखने के बाद मुझे नमिता और अमिता को यह समझाना है कि एक निबंध जो है उसकी रचना किस प्रकार से की जाएगी, उस निबंध रचना का रहस्य, उसकी जो गूढ़ बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा। यानी आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि नमिता और अमिता के लिए एक निबंध लिखा जा रहा है, और निबंध लिखते लिखते निबंध की रचना प्रक्रिया पर बात की जाएगी। निबंध लिखते हुए ये बताया जाएगा कि निबंध लिखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। आप अगर इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको भी निबंध रचना धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब कहते हैं कि मान लीजिए इनको पहले विषय दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस पर लिखना हो, तो हम बात कैसे शुरू करेंगे? तो बात की शुरुआत यहां से होती है कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? अब कह रहे हैं कि एक मुहावरा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आवाज बहुत दूर से आ रही हो तो अच्छी लगती है, लेकिन यह इतनी भी अच्छी नहीं है कि इस पर 5 पेज का निबंध लिखा जाए। निबंध लगभग 1000, 1500, 2000 शब्दों का होता है। बड़े सामान्य रूप से 5 पेज इस पर लिखे जाते हैं, और कहते हैं कि इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से, जब से समाज है तब से चल रही कि समाज सुधार कैसे हो, आज तक होती आ रही है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों माने ज्ञानियों में, विज्ञों का अर्थ होता है ज्ञानियों में विरोध है। कोई एक तरीका बताता है कि समाज सुधार कैसे होगा, कोई दूसरा तरीका बताता है कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं, ऐसे समाज सुधार होगा। कहते हैं अब इतना बड़ा विषय है कि उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। अब यहाँ पर दोनों स्थितियों का जिक्र हुआ है। एक में कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये मुहावरा है। वैसे भी बड़ी बात को छोटा लिखा गया है। यह विषय इतना छोटा है कि इस पर 5 पेज कैसे लिखा जा सकता है। और वही दूसरे विषय समाज सुधार, कहते हैं इस पर तो अनादिकाल से चर्चा होती आ रही है, लोग अभी भी चर्चा किए जा रहे हैं। यानी यह इतना विस्तृत विषय है कि इस पर 5 पेज में बात ही नहीं हो सकती, इसको 5 पेज में खत्म ही नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र यानी निबंध के आचार्यों की सम्मति जान लूं। सम्मति माने विचार जान लूं, उनका क्या विचार है कि जो निबंध शास्त्र के बड़े ज्ञानी हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, पहले यह जान लिया जाए। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध क्या है, क्या
और वह कैसे लिखा जाता है। चूंकि ये कह रहे हैं कि मुझे आदर्श निबंध लिखना है, एक अच्छा निबंध लिखना है जिसमें निबंध के सारे गुण हों। तो कह रहे हैं कि अब लिखने से पहले सबसे पहले तो यही जाना जाए कि आदर्श निबंध होता क्या है और वह कैसे लिखा जाएगा। यानी एक निबंध जिसे हम आदर्श कह सकें, उसमें ऐसे कौन-कौन से गुण होने चाहिए, उसमें ऐसी कौन-कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसे एक आदर्श निबंध परफेक्ट ऐसे कह सकते हैं। आगे फिर हम जानेंगे कि उसे लिखने की प्रक्रिया क्या है, उसे लिखा कैसे जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएँ देखी। अब कह रहे हैं कि ये जो दोनों विषय हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार। अभी इन दोनों विषयों को रखो किनारे। अभी तो हमें सबसे पहले ये बात करनी है कि आदर्श निबंध क्या होता है, वास्तविक निबंध क्या होता है, अच्छा निबंध क्या होता है और उसे लिखेंगे कैसे। पहले यही जान लिया जाए, फिर विषय की चिंता करेंगे। अब यह जानना है तो हम कहाँ गए? निबंध शास्त्र। निबंध लिखने वाले कई जो आचार्य हैं, उनकी रचनाएं यानी उनके निबंधों को देखा या उन रचनाओं को देखा जिसमें उन्होंने निबंध लेखन की प्रक्रिया को समझाया हुआ है कि एक अच्छा निबंध किस तरह से लिखा जाए। अब कहते हैं कि एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। पहली विशेषता क्या मिली? कि निबंध छोटा होना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। यानी अगर निबंध छोटा है तो बड़े की अपेक्षा वह ज्यादा अच्छा होता है। कारण बताते हैं क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। यानी जितना बड़ा हम लिखने जाएंगे, रचना जो है हमारी वह धीरे धीरे विस्तृत होती चली जाएगी, फिर उसमें कसावट नहीं आएगी, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। अब कहते हैं कि अगर मैं इस बात को मान लूं, इस कथन को मान लेने में मेरा लाभ है। अब कह रहे हैं कि अगर मैं इस कथन को मान लूं तो इसमें मेरा लाभ है, मुझे छोटा ही निबंध लिखना पड़ेगा, बड़ा नहीं। यानी ये जो ऊपर दो विषय मुझे मिले हुए हैं उस पर मैं छोटे छोटे दो निबंध लिखूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो इस बात को अगर मानूं कि निबंध छोटा होना चाहिए तो यह मेरे लिए फायदेमंद है और यह एक विद्वान का कथन है, यानी यह एक उसकी विशेषता बताई गई है। कहते हैं लेकिन लिखूं कैसे? अब कहते हैं छोटा लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं, यानी किसी भी निबंध के दो हिस्से होते हैं, दो चीजें उसमें अवश्यंभावी होनी चाहिए। पहला सामग्री और दूसरी शैली। यानी किसी भी निबंध में सामग्री कंटेंट जरूरी है, विचार जरूरी है, और दूसरा शैली यानी उसे लिखने का तरीका। ये दोनों चीजें चाहिए। तो फिर लेखक कहते हैं कि पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा और इसके लिए मुझे मनन करना पड़ेगा। मनन का अर्थ होता है सोचना, मन से सोचना पड़ेगा। मनन का अर्थ होता है विचार करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा और ये सारी सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी। जैसे कोई एक निबंध है तो उसमें हम कौन कौन से विचारों का समावेश कर सकते हैं, कौन से विचार उसमें डाल सकते हैं, किन विचारों को उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। अब कह रहे हैं कि विचारों का अपना एक अलग फंडा है कि जिस तरह की चीजें आपने ज्यादा पढ़ रखी होंगी आप उसी तरह का विचार करते होंगे। आज के समय में लोग एक ही तरह का सोचने लगे हैं। आप लोगों ने अक्सर ध्यान दिया होगा कि लोगों की विचारधारा जो है वह वन साइडेड हो गई है। कारण उसका है कि वे एक ही तरह की चीजें पढ़ते हैं और एक ही तरह की चीजें देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें बड़ा हाथ वर्तमान जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपकी डिजिटल डिवाइस में उपलब्ध है। आप जिस तरह की चीजें वहां से सर्च करते हैं आपको बार बार उसी तरह की चीजें दिखाई जाने लगती हैं और आप फिर उसी की तरफ सेंटर्ड होते चले जाते हैं। फिर आपकी विचारधारा जो है एक निर्मित होती चली जाती है और आपके विचार उसी तरह की सोच से बनने लगते हैं। लेखक भी यही कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी एक ही प्रकार की चीजों को बार बार अध्ययन में ले आता है, बार बार पढ़ता है, तो उसके विचार उसी तरह से निर्मित होते चले जाते हैं। अब कोई बार बार जासूसी उपन्यास पढ़ रहा है, खूब सारी फिल्में देख रहा है, तो जाहिर है वो थोड़ा जासूसी टाइप का सोचेगा। कोई व्यक्ति बहुत शांत किस्म का है और बहुत विचारशील चीजें पढ़ता और देखता है तो वह विचार प्रधान होगा। कोई व्यक्ति बहुत मजाकिया है और ऐसी ही चीजें पढ़ता देखता है, कॉमेडी शो देखता है, तो जब भी वो बोलेगा तो उसके विचारों में ये चीजें झलकेंगी। लेखक का भी यही कहना है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है, जिसने जिस विषय को जितनी गहराई से पढ़ा है, उसके मस्तिष्क में उसी तरह के विचार आएंगे। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। अब कह रहे हैं हमने तो कभी आइडिया नहीं लगाया था कि ये एक मुहावरा है कि दूर के ढोल सुहावने होते, इस पर निबंध लिखना पड़ेगा। किसी ने कभी नहीं सोचा था।
पर लिखना है, तो इस पर तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर इस बारे में विचार भी कहां से आएंगे, यानी नहीं आएंगे। तो यदि यह बात पहले से ज्ञात होती, पहले से पता होता, तो पुस्तकालय में जाकर, ज्ञात का अर्थ होता है जानकारी होती, तो पहले से पुस्तकालय में जाकर के मैं इस विषय का अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होता है खोजबीन, ठीक है, खोजबीन कर लेता, पर अब समय नहीं, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। कह रहे हैं कि अगर पहले से मुझे पता होता कि इन विषयों पर लिखना होगा, तो मैं जाकर के पुस्तकालय में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके ये सारी चीजें ढूंढ लेता। लाइब्रेरी का जिक्र उस समय की आवश्यकता है, उस समय लोगों के पास स्मार्टफोन, डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो विषयों को ढूंढने के लिए पुस्तकालय ही एकमात्र साधन था, इसलिए पुस्तकालय के विषय में इसमें जिक्र किया गया है। यही बात आज का कोई व्यक्ति लिखता, तो वो कहता कि मैं इंटरनेट पर सर्च कर लेता, और एकदम एडवांस व्यक्ति ये बात कहता, तो वो कुछ नहीं कहता, वो कहता कि मैं ग्रोक जेमिनाई किसी से भी इससे करवा लेता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग वो कर लेता इन दोनों निबंधों को लिखने में। आजकल तो ये बहुत आम बात है और आप लोग भी करते हैं, इसे अच्छी तरह से सीखिए। 21वीं सदी की ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। हालांकि इस पर बहुत विश्वास न कीजिएगा, क्योंकि आजकल एआई डिस्क्लेमर साथ में हर उत्तर के लगाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी पूर्णतः सत्य नहीं है, इसकी जांच आप स्वयं कीजिए। तो कुछ भी अगर आप उससे छापिए, लिखिए, लिखवाइए, तो उसे पढ़िए भी, तो फिर आपका ज्ञान बढ़ेगा। कहते हैं कि अब यहाँ न तो कोई विश्वकोश है, न ही कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके, यानी यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई विकिपीडिया नहीं है, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है जिसमें इस विषय पर कोई जानकारी हो। और आप देखिए विषय भी क्या है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब यह है एक मुहावरा, मुहावरा वैसे भी कम शब्दों में लिखा जाता है, तो कौन व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि इस पर भी निबंध लिखा जा सकता है, तो सामान्यतः किसी ने नहीं सोचा है। और अगर इस पर निबंध लिखना हो, तो हम तो यही जानते हैं कि दूर की वस्तु या स्थान आकर्षक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दूर की चीजें सुखद लगती हैं, और पास आने पर जब हमारे अनुभव होते हैं तो फिर वो बुरे भी हो जाते हैं। तो जब तक हम किसी चीज का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक ही हमें भी चीजें अच्छी लगती। कहावत का अर्थ है कि हम अक्सर सुनी सुनाई बातों पर या दूसरों के कहने पर दूर से देख करके मोहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब इतनी छोटी बात को 5 पेज का निबंध कैसे बनाया जाए, यह तो थोड़ा कठिन काम है। और ये कहते हैं लेखक कि अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा, यानी आज तक मेरी जो समझ विकसित हुई है, अब मुझे उसी के आधार पर, मेरा जो ज्ञान है उसी के आधार पर मुझे ये दोनों निबंध लिखने पड़ेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पहली बात हमें पता चली कि निबंध छोटे होने चाहिए, और किसी भी निबंध में 2 चीजें बड़ी आवश्यक हैं, पहली सामग्री और दूसरी शैली। सामग्री का अर्थ होता है उसमें कंटेंट, उसमें विचार जो हम भरेंगे, और दूसरा उसे लिखने का तरीका। अब विचार भरना है तो सबसे पहले विचार आवश्यक है कि हमारे दिमाग में आए। अब विचार तो पढ़ने पर, अध्ययन करने पर, सोचने पर आते हैं, और लेखक कहते हैं कि हम जिस तरह की चीजें पढ़ते हैं, जिस पर हमारा ध्यान रहता है, जो हम बार बार सोचते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं। और जो निबंध का विषय है, जिस पर लिखना है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं या समाज सुधार, इस पर तो हम पढ़ते ही, तो फिर इस पर विचार भी नहीं उत्पन्न होंगे। और जहां पर ये हैं, इनके पास वक्त भी नहीं है कि ये जा करके पुस्तकालय में बैठ करके इस पर कुछ टेक्स्ट खोजें, कुछ विचारों का संग्रह करें, और ना ही इनके पास कोई ऐसा ग्रंथ है, ना ही कोई विश्वकोश है। तो अब इनको अपने ही ऊपर विश्वास करके, अपने ही पूर्व निर्मित धारणाओं से विचार बनाने पड़ेंगे, और विचार के द्वारा निबंध लिखना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। कहते हैं विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, जानकार, ज्ञानी या जानकार। ये कहते हैं कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, उसका ड्राफ्ट बना लेना चाहिए कि क्या क्या चीजें कहां कहां लिखी जाएंगी। अतएव माने इसलिए कहते हैं सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है, यानी मुझे पहले इसका ड्राफ्ट बनाना है कि कौन सा विचार सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कौन सी हेडिंग आएगी, क्या कहां लिखा जाएगा। कहते हैं कि मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है, मानो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर कैसी रूपरेखा बनाई जाए। निबंध लिख लेने के बाद उसका सारांश कुछ वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। अभी कहते हैं कि जब विचार नहीं रहता है हमारे पास, तो कोई भी रचना लिखने से पहले उसे 2-4-10 वाक्यों में
बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। मान लो कोई रचना लिखी गई है, पहले से लिखी हुई है, उसको समराइज करना हो तो यह आसान काम है। लेकिन रचना लिखी ही नहीं गई है और उसके पहले उसकी समरी बनाई जाए कि अब ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, तो यह बड़ा कठिन काम है। 10-5 शब्दों में यह कार्य नहीं हो सकता। लेखक के लिए भी ये बात मुश्किल है। कह रहे हैं कि अगर पहले से लिखा होता तो उसे छोटा किया जा सकता था, 2-4 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता था। लेकिन जब लिखा ही नहीं है तो 2-4 शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाएगा। अब फिर कहते हैं कि जिन्होंने यह बात लिखी कि पहले रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, लेखक कहते हैं मुझसे तो नहीं होती, मेरे मन में तो विचार ही नहीं आते। और फिर इनके अंदर एक प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक, सारे जो अच्छे लेखक हैं, ज्ञानी लेखक हैं, वे अपने अपने निबंधों के लिए पहले रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? यानी क्या वे इस नियम का पालन करते हैं? अब कहते हैं कि एजी गार्डनर तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती थी। अब कहते हैं कि एजी गार्डनर को, जिनका जिक्र सबसे पहले आया था, ये पाश्चात्य ऐसे राइटर हैं, कहते हैं कि इनको अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे कठिनाई होती है। यानी समराइज करना ही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। सबसे पहले वो शीर्षक नहीं दे पाते हैं कि किस तरह से हम शीर्षक लिखें, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि विचार पहले आते हैं, शीर्षक बाद में दिया जाता है। तो पहले वो खूब सारा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका शीर्षक दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है। और एजी गार्डिनर महोदय इस काम में अपने आप को बड़ा कष्ट में पाते हैं कि वे अपने निबंधों या अपने विचारों का जो भी उन्होंने संग्रह किया है, जो कुछ भी लिखा है, उसको नाम क्या दें। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूं। यानी वो साफ साफ इस बात का जिक्र करते हैं कि जब मेरे मन में विचार आता है तो मैं उसे लिख देता हूं, और जब उसका नाम रखने की बात आती है तो मैं उसे अपने दोस्तों के पास भेज देता हूं कि लो, ये मेरे विचार हैं, इसको पढ़ो और इसके बाद इसका नाम दो। हिंदी साहित्य में भी कई बार ऐसा होता आया है। जैसे हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव थे, और राजेंद्र यादव पर कुछ महिला लेखकों ने मिल करके पुस्तक लिखी, और पुस्तक लिखने के बाद उन्होंने राजेंद्र यादव को ही वो पुस्तक भेज दी कि ये हमने लिखा हुआ है, इसे पढ़ करके आप इसको एक नाम दे दीजिए। तो राजेंद्र यादव ने जब सारी किताब पढ़ ली तो उन्होंने उसको नाम दिया हमारे युग का खलनायक राजेंद्र यादव। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। अब कह रहे हैं कि शेक्सपियर जो हैं, उनके बारे में भी ये बात प्रसिद्ध है कि वे भी अपना लेख लिखते थे, नाटक लिखते थे, कहानियां लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, पर उसका नाम नहीं रख पाते थे। यानी पहले जो उसकी रूपरेखा बनानी है कि उसका शीर्षक होगा, फिर प्रस्तावना आएगी, फिर मुख्य विषय आएगा, फिर उपसंहार आएगा, ये सब नहीं हो सकता। ये सब करना कठिन काम है, और ये एजी गार्डनर को भी कठिन लगता था, ये विलियम शेक्सपियर को भी कठिन लगता था। और कहते हैं विलियम शेक्सपियर तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो, इसलिए मुझसे रूपरेखा तैयार न हो। विलियम शेक्सपियर के एक नाटक का नाम है जैसा तुम चाहो, और इस नाटक की भी कहानी यही है कि उन्होंने नाटक तो लिख लिया पर नाम नहीं समझ में आया, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को भेज दी वो प्रति इस टैग के साथ कि इसे पढ़ करके इसका नाम दे देना। अच्छा, वह व्यक्ति भी नाम नहीं सोच पाया, उसको लगा कि जो भी लिख देंगे सब नाम सही होगा। उन्होंने ये लिख करके भेज दिया कि माने जैसा तुमको अच्छा लगे लिख लो। अब शेक्सपियर ने इस पर भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि यही सोचने के लिए मैंने उन्हें भेजा था, अब उन्होंने भी मुझे कहा कि जैसा तुम चाहो, यानी मैं ही सोच के लिखूं, तो उन्होंने इससे ऊब करके नाम ही वही रख दिया। तो लेखक कहते हैं कि अब इतने बड़े बड़े लेखकों को जब इस काम में समस्या होती है तो मुझसे तो कतई नहीं होगी, यानी ये रूपरेखा मुझसे तैयार नहीं हो सकती। आगे कहते हैं अब मुझे शैली निश्चित करनी है। शैली माने तरीका, कि किस तरह से हम उसे लिखें। अब कह रहे हैं कि जिन आचार्य महोदय का कथन था कि निबंध छोटे होने चाहिए, निबंध में विचार होने चाहिए, कंटेंट, और उसकी शैली होनी चाहिए। कहते हैं कि उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, यानी भाषा जो है वह पढ़ने में रुकावट उत्पन्न न करे। और यह प्रवाह उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, यानी जो वाक्य हैं वह बहुत छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से जुड़े हुए हों। संबद्ध का अर्थ होता है जुड़े हुए हों, यानी भाषा में प्रवाह बनाने के लिए हमें वाक्यों को छोटा रखना पड़ता है और एक दूसरे पर आश्रित वाक्य रखने पड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य रखने पड़ते हैं। कहते हैं यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। अब कह रहे हैं कि अगर मैं इनकी बात मानूं आचार्य जी की, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं छोटे छोटे वाक्य बड़ी आसानी से बना लेता हूँ। अब मास्टर आदमी हूँ तो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है
कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हूँ। अब कह रहे हैं कि मैं मास्टर हूँ, तो अगर मैं इतने छोटे छोटे वाक्य बनाऊंगा तो फिर मेरा प्रभाव कैसे बनेगा, मुझे लोग महत्वपूर्ण कैसे मानेंगे, और लोग कैसे मानेंगे कि कोई बड़ा विद्वान लेखक है। इसलिए मैं तो कम से कम आधे आधे पृष्ठ का एक एक वाक्य बनाऊंगा। और कहते हैं कि बाणभट्ट संस्कृत के एक बड़े आचार्य हैं, उन्होंने कादम्बरी लिखी है। उन्होंने कहा उसमें उन्होंने तो ऐसे ही वाक्य लिखे हैं, एक एक पेज का पूरा एक वाक्य चला जा रहा है, वाक्य की छोड़िए आधे आधे पेज के, तो उसमें एक एक शब्द है संस्कृत के। तो कादम्बरी ऐसी ही है, और कादम्बरी लिख करके बाणभट्ट बड़े कवि माने जाते हैं, तो मैं भी ऐसा ही लिखूंगा, नहीं तो छोटा आदमी बन जाऊंगा। और कहते हैं कि वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, यानी वाक्य ऐसे लिखे होने चाहिए कि वो समझ में ही ना आए। अस्पष्ट का अर्थ होता है जो समझ में न आए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता, यानी या तो समझ ही न आए या तो समझ आए तो बहुत कठिनता से समझ। दुर्बोध का अर्थ होता है कठिनता से समझ में आने वाला, कठिनता से समझ में आने वाला, यानी यह जो दुर्बोधता है यह गांभीर्य ला देता है, यह ऐसा प्रदर्शित करता है कि यह रचना बहुत गंभीर है, यानी किसी बड़े व्यक्ति ने, विचारवान व्यक्ति ने लिखी है। जितना ही कम आपको बातें समझ में आएंगी आप अगले को उतना ही ज्ञानी मानेंगे, ये समाज का नियम है। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने, संस्कृत के एक कवि है श्रीहर्ष, उन्होंने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके। और सेनापति हिंदी के कवि हैं, उन्होंने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है, यानी उन्होंने जब कविता लिखी है तो उसको इतना कठिन लिखा है कि सामान्य लोगों को आसानी से समझ ही ना आए। और चाहे आप श्रीहर्ष को लीजिए चाहे सेनापति को लीजिए, ये दोनों बड़े कवि माने जाते हैं। कि आचार्य महोदय ने तो ये बताया कि वाक्य छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यह आसान काम है। लेकिन कहते हैं अगर ऐसा लिखूंगा तो निबंध कैसे महत्वपूर्ण होगा, निबंध कैसे माना जाएगा कि बहुत अच्छा निबंध है, क्योंकि जो बड़े कवि हैं, जो बड़े लेखक हैं, उन्होंने तो आसान बातें नहीं लिखी हैं। जो जितना कठिन लिखता है उसकी बात उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसको उतना ही बड़ा कवि माना जाता है। आजकल कविता या बड़े कवि होने की पहचान ही यही है कि आप जो लिखे उसे कोई समझ ना पाए, आप जो बोले उसे कोई समझ ना पाए, तो फिर आप विद्वानों में गिने जाएंगे। फिर यहाँ पर उदाहरण कई लोगों के दिए कि बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। अभी ये एक जानकारी भी है आपके लिए कि बाणभट्ट एक कवि हैं, उन्होंने कादम्बरी नाम का एक काव्य लिखा है, ग्रंथ लिखा है, और उसमें बड़े बड़े वाक्य लिखे हैं जो आधे आधे पृष्ठ में समाप्त होते हैं। अब कह रहे हैं कि कोई रचना अगर अस्पष्ट हो, न समझ में आ रही हो या समझने में बड़ी कठिनाई हो रही हो, तो यह रचना की गंभीरता दर्शाती है। यह बताती है कि जो लेखक है वो बहुत विद्वान है और जो पढ़ने वाला है वो कम जानकार है। और यही सोच करके संस्कृत के जो कवि हैं श्रीहर्ष, उन्होंने भी जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं कि जो अज्ञों से, अज्ञ माने नहीं, ज्ञ माने जानने वाला, ठीक है, तो जो अनजान है या जो कम पढ़ा लिखा है उससे ये गुत्थी सुलझेगी ही नहीं। और सेनापति जो हिंदी के कवि हैं, उन्होंने अपनी कविता को दुर्बोध कर दिया, यानी एक जगह कहा जा रहा है कि शैली जो है वह आसान होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उन्होंने तो इसका पालन नहीं किया। साथ ही यह भी बताया गया है कि निबंध में जहां आवश्यकता पड़े वहां पर अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों, इन सब का भी समावेश किया जाना चाहिए, इनको भी शामिल किया जाना चाहिए, यह आवश्यक है। कहते हैं तब क्या किया जाए, ये 3-4 बातें हमको पता चल चुकी हैं। पहला, निबंध छोटे होने चाहिए, निबंध में सामग्री और शैली महत्वपूर्ण होती है। सामग्री विचार होते हैं, विचारों के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, विचारों को इकट्ठा करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर उसे एक निश्चित शैली में प्रकट कर देना चाहिए। अब शैली के लिए बताया गया है कि जो शैली हो वह प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। और प्रवाहपूर्ण शैली के लिए क्या होना चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, छोटे वाक्य हों और एक दूसरे पर आश्रित हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो वाक्यों में प्रवाह बना रह जाएगा। कहते हैं इतनी बातें तो पता चल गई। और अगली बात यह पता चली कि अगर मौका मिले तो निबंधों में अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी समावेश किया जाए, यानी उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। आगे कहते हैं कि अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। पद्धति माने प्रणाली, जिसे शैली कहते हैं, तरीका कहते हैं। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे न सिद्ध हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। अब कह रहे हैं कि अंग्रेजी के जो निबंधकार हैं
उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है। अब भारतीय आचार्य जो बता रहे हैं, कहते हैं कि उनके निबंध जो हैं इन आचार्यों के बताए हुए नियमों पर खरे नहीं उतरते, यानी सही नहीं बैठते। खरे माने शुद्ध नहीं बैठते, ठीक है, सिद्ध नहीं होते। पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है, यानी उनकी इज्जत है कि वे अच्छे निबंध हैं। अब कह रहे हैं कि उस पद्धति में, यानी जो अंग्रेजी के निबंधकार जिस पद्धति को अपनाते हैं, उस पद्धति के, उस तरीके के जन्मदाता मार्टिन माने जाते हैं। यानी मार्टिन एक राइटर है, उन्होंने ही यह पद्धति तैयार की, उन्होंने ही इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। अब उनका तरीका यह था कि जो कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, महसूस कर रहे हैं, उसी को निबंधों में डाल दो। अब कहते हैं कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। यानी जो मन में आ रहा है वह फ्री होकर के, स्वच्छंद माने फ्री होकर के लिखे जा रहे हैं, उस पे कोई बंधन नहीं है। उसमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की तर्कपूर्ण विवेचना। अब कह रहे हैं कि इस तरह के जो रचनाएं होती हैं उसमें कवि की उदात्त माने कवि बैठा हुआ खूब ऊंची ऊंची कल्पनाएं कर रहा है, ये देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसमें यथार्थ होता है, जो दिखाई पड़ता है वही लिखा जाता है। न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न ही आख्यान लिखने वाले, कहानियां लिखने वाले जो अपने विषयों को बड़े सूक्ष्म तरीके से, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं, उसका वर्णन करते हैं, ऐसी भी चीज उसमें नहीं मिलती है। और न विज्ञों की गंभीर और तर्कपूर्ण विवेचना, और न ही इसमें बहुत ज्ञानियों वाली बड़े ज्ञान की बातें होती हैं। यानी यह तरीका लिखने का यह आसान है कि माने जो कुछ दिमाग में आ रहा है, जो कुछ सोच पा रहे हो, तुरंत तुरंत जो कुछ दिखाई पड़ रहा है लिख दो, झंझट खत्म। कह रहे हैं कि इनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। यानी इस तरह के लेखों में जो लेखक होता है उसका जो अनुभव होता है वह सच्चा अनुभव इसमें प्राप्त होता है। उसमें लेखक के सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, और लेखक के जो भाव हैं उसकी सच्ची अभिव्यक्ति, सच्चे तरीके से वह बाहर आती है, वह विचार बाहर आते हैं, उनमें उसका उल्लास रहता है, और जो लेखक है उसकी खुशी इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, यानी आदमी जब इस तरह की मानसिक स्थिति में होता है जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, यानी वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर रहा होता, न कल्पना की महिमा रहती है, न तो वो इसमें अपनी कल्पनाओं को ठूस रहा होता है, न जीवन का गौरव कि वो कौन है, मास्टर है कि सामान्य आदमी है, ये सब भूल चुका होता है और अपने आप में लीन हो जाता है। यानी जब खुद से वो सोचना शुरू करता है तो उसको जो विचार दिखाई पड़ते हैं, जो विचार मिलते हैं, जिसे वो सोच पाता है, उसे वह लिखता है। यानी जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण कर क्यों मैं भी न निबंध लिखूं? अब कह रहे हैं कि जब ये भी एक तरीका है, ठीक है, पाश्चात्य तरीका है, तो मैं भी क्यों न यही वाला तरीका अपना लूं, यही वाली शैली अपना लूं, और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है बहुत ज्यादा सोचे बगैर, बहुत ज्यादा कल्पना किए बगैर, बहुत ज्यादा सूक्ष्म दृष्टि दिखाए बगैर जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख दूं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। अब कह रहे हैं लेकिन मुझे तो लिखना 2 निबंध है, एक निबंध से काम नहीं चलेगा, चलो एक जल्दी जल्दी लिख भी देता, पर दोनों लिखना है और दोनों पर अलग अलग देखना पड़ेगा। अब आगे लेखक कहते हैं मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ गई। अमीर खुसरो एक कवि हैं, अमीर खुसरो की पहेलियां आपको अवश्य याद होंगी। कहते हैं कि एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे जहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अब अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, यानी बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। अब कह रहे हैं कि एक बार वो जा रहे थे, उनको प्यास लगा, कुएं पर गए, वहां 4 महिलाएं थी, और जब उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि आप तो कवि हैं, आप एक काम करिए, हमको कविता सुनाइए। अब पहली वाली कह रही है कि मुझे खीर पर कविता सुननी है, कि आप कविता सुनाएंगे उसमें खीर पर कविता सुनाइए। दूसरी कह रही ना, मुझे चरखे पर सुननी है। तो तीसरी कह रही अच्छा इन दोनों का हो गया, तो मुझे कुत्ते पर सुननी है, और चौथी कहती मुझे ढोल पर सुननी है। अब अमीर खुसरो ने सोचा कि प्यास लगी है, आगे जाना है, इतनी देर तक बैठ करके मैं इनके लिए अलग अलग कविताएं बनाऊंगा और सुनाऊंगा, तब तो फिर हो चुका। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही कविता बनाई, एक ही पद्य बनाया 2 लाइनों का, और उसमें इन चारों का नाम ले लिया और सुना दिया। कहते हैं कि उन्होंने लिखा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। यानी खीर पर भी कविता हो गई, चरखे पर भी हो गई,
कुत्ते पर भी हो गई और ढोल पर भी हो गई। यानी उन्होंने एक ही पंक्ति में, एक ही पद्य में इन चारों विषयों का समावेश कर दिया। इस पंक्ति के आने का तात्पर्य यहाँ पर है, कहते हैं कि मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, यानी मैं उतना विद्वान नहीं हूं जितना खुसरो थे, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आती रह जाती है। अब कहते हैं कि अगर मैं उनकी ये पद्धति स्वीकार करूं, पद्धति माने ये तरीका कि माने मुझे दो निबंध लिखने हैं और मैं उन दोनों को आपस में मिला कर लिख दूं, यानी एक ही निबंध लिखूं और उसी में दोनों की बातें कर दूं, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे एक ही निबंध लिखना होगा, कह रहे हैं कि मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, यानी एक ही निबंध में दोनों विषय डाल दूंगा। आगे वे लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता, यानी नजदीक से सुनने पर जो तीव्र आवाज होती है, जो कानों को चुभती है, उसे कर्कश कहा जाता है। ठीक है, यानी चुभने वाली, वह दूर तक नहीं पहुंचती, केवल आवाज पहुंचती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि जब ढोल बजती है तो जो ढोल बजा रहा है या जो ढोल के आसपास बैठा हुआ है, उसको तो ढोल की तीव्र आवाज सुनाई देती है, और जो तीव्र आवाज होती है वो कानों को चुभती है तो कर्कश होता है, बुरा लगता है। लेकिन वही आवाज वहीं से कुछ दूर नदी के किनारे एक व्यक्ति शाम को बैठा हुआ है, उसे जब हल्की हल्की सुनाई पड़ती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अब कह रहे हैं ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। अब कहते हैं कि जब ढोल का वही स्वर सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। जब वो ढोल दूर से सुनता है तो उसे मधुर मधुर आवाज आती है, तो वह सोचता है कि कहीं आज शादी का प्रोग्राम होगा, किसी के यहाँ विवाह का उत्सव होगा, वहीं पर ये बज रहा होगा। और फिर जब इतना सोचता है तो उसको ये भी विचार आते होंगे कि उसके घर आज खूब भीड़ भाड़ होगी, कोलाहल होगा, ठीक है, खूब सारा शोर शराबा होगा, और ऐसे घर में, भीड़ भाड़ के घर में एक कोने में बैठी हुई एक लज्जाशील नववधू महिला होगी जो अभी नई नई दुल्हन बनी है, ठीक है, उसकी भी कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। फिर उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका, विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। अब कह रहे हैं कि जब वो यह सब सोचता है तो जो ढोल की आवाज होती है, जो थोड़ी बहुत कर्कश भी होती है अगर लग रही हो, तो फिर ये जो विचार हैं वह उस कर्कशता को कम कर देते हैं। यानी ढोल की आवाज दूर से सुनकर व्यक्ति जो है वह विचारों की मधुरता में खो जाता है, तो इस चक्कर में ढोल की कर्कशता जो है वह मधुर हो जाती है। कहते हैं सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। अब कह रहे हैं कि ढोल की जो आवाज होती है उसमें क्या क्या होता है? आनंद का कलरव, कलरव माने होती है आवाज, ठीक है, तो वो आनंद की आवाज है। उत्सव का प्रमोद है, यानी उत्सव का परिचायक है। प्रमोद का अर्थ भी आनंद ही होता है, और उसमें प्रेम का संगीत होता है, चाहे तीव्र बजे चाहे धीरे बजे, ये सब प्रेम और उत्सुकता की चीजें हैं, उत्साह की चीजें हैं। कहते हैं ये तीनों मिले रहते हैं उसमें, ये सभी शामिल रहते हैं, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती, और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। अब कह रहे हैं कि इसीलिए ढोल जो है वह हमेशा कर्कश नहीं होती। जो पास में बैठा रहता है इन स्थितियों में, जो ऐसी कल्पनाएं कर रहा होता है विवाहोत्सव की या अन्य किसी उत्सव की, उसके लिए ढोल की आवाज कर्कश नहीं होती है। आप देखिए आजकल डीजे बजता है, कितनी तीव्र आवाज में बजता है, अगर आप सामने पड़ जाए अचानक तो ऐसे लगता है कि दिल का धड़कना जो है वो लगभग अपनी गति बदल देता है, लेकिन लोग उसी के सामने नाच रहे होते हैं। जब आप उस आवाज को किसी एक विचार से जोड़ देंगे तो वह आवाज कर्कश प्रतीत होना बंद हो जाएगी, और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है, और जो दूर रहते हैं उनके लिए तो कर्कशता वहां तक पहुंचती नहीं है, इसलिए वह मधुर ही होती है। आगे कहते हैं कि यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। अब कह रहे हैं कि यह भी बात सच है कि अगर हम दूर रहें तो कोई वस्तु या कोई बात कितनी वास्तविक है, कितनी यथार्थ है, और वास्तव में कितनी कठोर है, कितनी बुरी है, हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। अब कह रहे हैं कि यही एक कारण है
कि जो तरुण तरुण माने जो बच्चे अभी संसार के जीवन संग्राम से, यानी उन्होंने जीवन जीने के लिए अभी कुछ नहीं किया, उनको लगता है कि जीवन बड़ा मजेदार है, उन्हें संसार बहुत आनंददायक लगता है, जो अपने पिता के पैसों पर पल रहे हैं, जिनको अपने लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनको लगता है संसार में सब कुछ सामान्य है, बड़ी आसानी से हो जाता है, वे भी कर लेंगे। पर जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। यानी जो बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको लगता है कि वो बचपने वाला टाइम हो कितना अच्छा था, जो युवा अवस्था थी वो कितनी अच्छी थी, उनको वह सुखद लगता है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, यानी वे पुराने जमाने में ही खोए रहते हैं, क्योंकि वर्तमान तो उनका बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि वर्तमान को वो देख रहे हैं, वर्तमान के पास हैं, वर्तमान उनसे दूर नहीं है। अब कह रहे हैं कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, यानी जिस तरह से युवाओं के लिए, तरुण का अर्थ युवा, युवाओं के लिए भविष्य उज्जवल होता है कि हम आगे बढ़कर ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसे ही वृद्धों के लिए अतीत बहुत मजेदार होता है कि कितना मजा था हम जब ये सब बातें सोचते थे, हमें कुछ नहीं करना रहता था। कहते हैं चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध या युवा, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, यानी जो वर्तमान का जीवन है वह किसी को पसंद नहीं आता। बच्चों को अपना जीवन बचपने में पसंद नहीं है, उनको लगता है कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, माता पिता उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, किसी और के पास कुछ अलग सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल रही हैं, वो इससे असंतुष्ट हैं। तरुण जो है वह भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, यानी जो तरुण है, जो युवा है, वह भविष्य, जो उनका भविष्य है उसे वर्तमान में लाना चाहते हैं, और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं, और जो बूढ़े हैं वह अपने बीते हुए कल को, अतीत को खींच लाना चाहते हैं वर्तमान में, कि उनका जीवन फिर से वही हो जाए जब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, उन्हें किसी बात का कोई कष्ट नहीं था। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, यानी जो तरुण है, जो युवा है, वह क्रांति लाना चाहते हैं कि अरे आपसे कुछ नहीं हुआ, हम बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जो वृद्ध हैं वो अतीत का गौरव गाते रहते हैं, अरे हमारे जमाने में ऐसा था, तुम लोग तो बर्बाद हो, तुम लोग क्या कर सकते हो, हमारे जमाने में चीजें ऐसी थी। आप लोगों ने ऐसे लोगों को समाज में देखा होगा। इसी कारण दोनों का वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। क्षुब्ध का अर्थ होता है दुखी रहता है, यानी वो अपने भविष्य की चिंता में व्यस्त रहते हैं, युवा, और बूढ़े अपने भूत की चिंता में व्यस्त रहते हैं, वर्तमान पर कोई सोचता ही नहीं है, वर्तमान को कोई जीता ही नहीं है, इसलिए दोनों का जीवन हर दशा में दुखी ही रहता है। और इसी कारण से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। वर्तमान में लोग परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, अपने आप में सुधार करते रहते हैं कि उनको कैसा करना है, क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे जाना है। आगे कहते हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। अब हम समाज सुधार पर आ गए हैं। विषय आपको समझ में आया कि नहीं? दूर के ढोल सुहावने होते से हम बढ़ करके समाज सुधार पर पहुंच गए हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल ही नहीं है जो परफेक्ट है और जिसे सुधारों की आवश्यकता नहीं है, यानी सबको सुधारों की आवश्यकता है, आवश्यकता जरूरत है, तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। पर सुधारों का अंत कब हुआ है? कह रहे हैं कि बहुत सारे समाज सुधारक हमारे बीच आए पर कभी सुधार खत्म हुए। आज लगता है कि अब किसी चीज में सुधार की कोई आवश्यकता नहीं हो। कह रहे हैं भारत के ही इतिहास में बुद्धदेव माने महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। माने ये तो बहुत फेमस नाम है, पर इतने ही थोड़े थे। बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत ज्यादा, इनकी काउंटिंग खत्म नहीं होगी, इतने ज्यादा है। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है, यानी हर जगह समाज सुधारक होते हैं। वे समाज को अपने विचारों से दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। कह रहे हैं यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न हो जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। यानी जब जीवन आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ कमियां उत्पन्न हो जाती हैं, और जब कमियां उत्पन्न होती हैं तो उसमें सुधार भी होता है। न दोषों का अंत है और न सुधारों का, यानी न कभी दोष खत्म होंगे, कमियां खत्म होंगी, न कभी सुधार खत्म होंगे। आगे कहते हैं जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं, यानी जिस चीज को पहले हमने गलत मान करके सुधारा, तो जो सुधार किया समय के साथ वही अब दोष लगने लगे हैं, बुरे लगने लगे हैं, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। यानी जब ये दोष लगने लगते हैं फिर इनका सुधार किया जाता है, नया सुधार। नव सुधार का मतलब फिर से सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। यानी इसीलिए इस जीवन को प्रगतिशील जीवन कहते हैं, निरंतर आगे बढ़ने वाला जीवन कहते हैं।
अब कह रहे हैं कि हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यानी आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करे ऐसे साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, यानी इस समय के जो साहित्यकार हैं, जो प्रगतिशील साहित्य लिख रहे हैं, उनको लगता है कि यही भविष्य है, इसी की आवश्यकता है, और जो भविष्य आएगा वो इसी को जानेगा कि हाँ, क्या बात है, यही सारा कुछ लिखा गया था। पर कुछ समय बाद ही उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, यानी जो आज वो लिख रहे हैं वह दिन दूर नहीं, जब इनका यह साहित्य भी अतीत की गर्त में चला जाएगा, बस एक स्मारक मात्र। हाँ, ये प्रगतिशील आंदोलन था, इस पर लिख रहे हैं। ये हिंदी साहित्य में एक आंदोलन था, प्रगतिशील आंदोलन। ये 1940 के आसपास चला था। उस पर भी एक कटाक्ष किया गया है, क्योंकि उस जमाने के जो लेखक थे वो ये मानते थे कि जो प्रगतिशील लेखन है वही लेखन है, बाकी इसके अलावा सब बकवास है। यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि जिनको ये लगता है कि उनके लेख के अलावा सब कुछ बर्बाद है, बेकार है, कुछ समय बाद उनका लेख भी उसी कैटेगरी में आएगा, वह भी पिछड़ा ही माना जाएगा। कुछ समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। यानी जो आज के युवा हैं, जिनको लगता है कि उनको बिना मतलब स्कूल में बिठा करके पढ़ाया जा रहा है, जीवन जीने नहीं दिया जा रहा है, इस जीवन में कोई मजा नहीं है, जब वो अपने वास्तविक जीवन में आएंगे तब इसी जीवन के लिए वो तरसेंगे। और कह रहे हैं कि उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, यानी जो उनके बच्चे होंगे वो भी इसी तरह स्कूलों में बैठ करके तरस रहे होंगे कि ये भी कोई जिंदगी है। रोज स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, डांट रहा है, लोग हमको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है अनुशासन में रहो, ठीक है, तो उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो उनको लगता है कि उस वाले जीवन से बढ़िया कोई जीवन था ही नहीं। और जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, अब कह रहे हैं कि जो नया दल आएगा तरुणों का, वह भी भविष्य का स्वप्न देखेगा, और दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं। अब कह रहे हैं कि ये दोनों लोग, चाहे वृद्ध अतीत का स्वप्न देखे, चाहे तरुण भविष्य का स्वप्न देखे, दोनों के ही स्वप्न सुहावने होते हैं। दोनों को ही बीती बातें ही या आने वाली बातें ही अच्छी लगती हैं, वर्तमान अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो बीत गया है, जिसका हम सामना नहीं कर रहे हैं, वह असल में सुहावना होता है, जिसका हम सामना कर रहे हैं वह कर्कश होता है। तो ये था पूरा निबंध, जिसमें हम दूर के ढोल सुहावने होते से शुरू होकर के समाज सुधार की बात करते करते दूर के ढोल सुहावने होने पर ही अपनी बात खत्म कर रहे हैं। तो ये था पाठ। वीडियो लंबी हो गई है, पर पाठ भी लंबा था, और मैं चाह रहा था कि व्याख्या एक ही बार में खत्म हो, ताकि तारतम्यता बनी रहे। आप लोगों ने इसे इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपने इससे सीखा भी होगा। यदि आपको कुछ चीजें समझ में न आई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, यथासंभव समय से उत्तर दिया जाएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।